अब आपको बता दें कि 24 जुलाई से भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है। 3 अगस्त तक भोपाल को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा। लॉकडाउन में बकरीद और रक्षाबंधन आपको बता दें मनेगा। जरूरी यात्रा के लिए ई पास की व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर सीएम ने अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। जरूरी सामानों की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। जनता के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला राजधानी भोपाल में लिया गया है और आपको बता दें कि 24 जुलाई से 3 अगस्त तक भोपाल लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में बकरीद और रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा और यह भी साफ कर दिया गया है कि जरूरी यात्रा के लिए ई पास की व्यवस्था होगी। और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। और अब बात छत्तीसगढ़ की। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 5,999 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,740 तक जा पहुंची है। अब तक 4,230 मरीज डिस्चार्ज भी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण होने के बाद हो चुके हैं, स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कोरोना से 29 लोगों की मौत भी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का क्या हाल है ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 5,999 यानी कि कुल 6,000 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,740 है अभी छत्तीसगढ़ में। और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इस पर बात करने के लिए पूजा माथुर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद निगम उज्जैन से और विनोद कुशवाहा जगदलपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, राजधानी भोपाल के जो कई हिस्से हैं, पुराना भोपाल अगर हम जिक्र करें एक लिहाज से लगभग पूरा पुराना भोपाल पहले से ही लॉकडाउन है। नए भोपाल के भी कुछ हिस्से होशंगाबाद रोड या अवधपुरी वाले ज्यादातर इलाके पहले से ही लॉक किए गए हैं। 24 तारीख से पूरा भोपाल लॉकडाउन होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि एहतियातन सरकार ने यह कदम उठाया है, क्योंकि 2 त्योहार भी बड़े त्योहार आने वाले हैं। बकरीद आने वाली है, रक्षाबंधन भी आने वाली है। उस लिहाज से इस दौरान मूवमेंट ज्यादा होता, यह महत्वपूर्ण कदम है इस वक्त सरकार का। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से हम अगर राजधानी भोपाल में संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो जुलाई के शुरुआती दौर से ही ये सामान्यता इस तरह से देखी जा रही है कि 100 से ज़्यादा मरीजों की संख्या रोजाना आ रही है। हालांकि अनलॉक फेज 1 में भी संक्रमण बढ़ा था, लेकिन अनलॉक फेज 2 की शुरुआती दौर से ही लगातार अब तक जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि अब चारों तरफ का जो शहर है वो चारों तरफ से संक्रमित हो चुका है। लोगों का मरीजों का मिलना शुरू हो चुका है और जो पर्टिकुलरली एक क्षेत्र होते थे वहां से ना निकल करके अब पूरे शहर से ही संक्रमित मरीजों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। खास बात यह है कि जो सर्वे हुआ था यहाँ पे, सीरो सर्वे, एम्स ने यह रिपोर्ट जारी की है कि आशंका जरूर जताई जा रही थी कि कम्युनिटी स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये कि जो भोपाल में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है वो कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही के कारण ही बढ़ रहा है। जब से उन्हें छूट मिली है, रियायत मिली है, तब से वो घर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइंस दी थी उसका कहीं भी पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये वजह है कि संक्रमण बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है। और यही वजह है कि पुराने इलाके के साथ साथ अब नए इलाके भी संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। लोग तेजी से संक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं और बहुत बड़ी लापरवाही ही एक फैक्ट निकल करके सामने आ रही है कि लोगों का मास्क ना लगाना, 2 गज दूरी मेंटेन ना रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, ये जो तमाम गाइडलाइंस थी
उसी की वजह से लोगों का संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है और बहुत ही हाई स्पीड से कोरोना का ग्राफ राजधानी भोपाल में देखते हैं तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनलॉक फेज से अब तक के जो आंकड़े हैं वो 4 गुना ज़्यादा संक्रमित मरीज मिलते ही जा रहे हैं। लगातार जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वो एक ही परिवार के कई जन मिल रहे हैं। जो बाहर काम करने कामकाजी वर्ग निकल रहा है वो संक्रमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई हैं शहर में उसकी वजह से संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, उनको ये संक्रमण आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल पूछा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एक एक शख्स पर पुलिस या प्रशासन को नहीं बैठा सकती। ये हमें आपको समझना होगा कि जो गाइडलाइन अगर सरकार बना रही है उन्हें हर हाल में फॉलो किया जाए। ये हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। अब इंदौर का रुख करेंगे, विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, इंदौर की इस वक्त क्या स्थिति है, कैसे प्रशासन निपट रहा है? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं बीते 24 घंटे में 118 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं मौत का आंकड़ा घटा है। बीते 24 घंटे में मात्र एक मौत की पुष्टि हुई है। तो ये अब तक जो आंकड़ा है वो 2 से 3 तक पहुंच रहा था। तो ये एक राहत भरी खबर मानी जा सकती है। इसके साथ ही 80 से अधिक जो मरीज हैं वो कोरोना को हराने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। तो 80 के आसपास मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वो 24 घंटे के भीतर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ साथ बता दूं कि इन जो लगातार जो संक्रमण की जो स्थिति है इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए कदम भी उठाए हैं। लिहाजा सोमवार तक या रविवार तक जो बड़ी सब्जी मंडियां हैं उन्हें बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ में सरकारी और गैर सरकारी जो दफ्तर हैं उन सभी दफ्तरों में संपूर्ण स्टाफ को ना पहुंचने के निर्देश दिए गए। तो 50% के आसपास जो स्टाफ है वो वहां मौजूद रहेगा। तो प्रशासन ने तमाम एहतियात बरतने के साथ साथ में निर्देश दिए गए हैं कि आखिर कैसे संक्रमण की शून्यता शहर में बनानी है और कैसे उस पर पूरी तरीके से रोकथाम लगाना। तो लिहाजा कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो ही जिम्मेदार है कि आखिर कैसे अपने जो अति आवश्यक काम है उन्हें किया जाए, सामान्य जो काम है उन्हें टाल दिया जाए और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन भी उनकी तरफ से किया जाता रहे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनता हर हाल में जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनका अगर पालन नहीं करती है तो फिर संक्रमण बढ़ेगा। फिर चाहे कितने भी कदम सरकारी या प्रशासनिक स्तर पर उठा लिए जाएं। रहिएगा विकास। हमारे साथ विनोद कुशवाहा जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर हम खासतौर से जगदलपुर की जिक्र करें या फिर जो और क्षेत्र हैं अपने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जवान प्रभावित हो रहे हैं, कैंपों में जो जवान मौजूद हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। विनोद। बिल्कुल प्रशांत, चिंता का विषय यही है कि बस्तर में लगभग 60,000 के आसपास सुरक्षा जवान तैनात हैं जो नक्सली मोर्चे पर तैनात हैं और उनसे लोहा ले रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी केसेस ज्यादा संख्या में आ रहे हैं वो कम्युनिटी स्प्रेड की नहीं बल्कि जो सुरक्षा कैंपों में जवान तैनात है जो कि छुट्टी से लौट रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बस्तर में अगर कल बात करें हम बुधवार की, तो बुधवार को सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट जो है सुरक्षा कैंपों में हुआ, जिसमें कि 55 जवान अलग अलग जिलों में जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं जिनमें कि सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इनमें जवान जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 55 जवान पाए गए, जिसमें कि सबसे ज्यादा जवान जो है वो सुरक्षा महकमे के 36 जवान सीआरपीएफ के सुकमा में पाए गए थे, ये कोरोना पॉजिटिव थे। बीएसएफ के भी कुछ जवान थे। तो ऐसा कुल मिलाकर जो लगातार आंकड़ा बस्तर में देखने को मिल रहा है वो ये कि सुरक्षा कैंपों में जितने भी जवान तैनात हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की अगर बात करें तो लगभग जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोरोना का संक्रमण उतना नहीं फैला था, उस समय लगभग 8,000 के आसपास जो जवान है, जैसा कि नियम है जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें साल में 2 बार इन्हें छुट्टी पर भेजा जाता है, तो लगभग 8,000 के जवान जो है वो अलग अलग एजेंसियों के छुट्टियों पर गए थे और अब वो लौट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में चिंताजनक हालात ये हो रहे हैं कि बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात ऐसे तमाम जगहों के अलग अलग प्रांतों के ये जवान हैं और वहां से जब लौट रहे हैं तो जब इनकी रिपोर्ट चेक की जा रही है तो वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जब वो अपने स्टेट से निकलते हैं तो वहां पर कोई सुरक्षा होती नहीं है या उनकी चेकिंग नहीं होती। वहां पर स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस सुरक्षा अधिकारियों के पास में आ रहे हैं वो चिंताजनक इसलिए हैं कि जो भी जवान बाहर से आए हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है और फिर उनका जब जांच की जा रही तो वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये अब चिंताजनक बात है, क्योंकि 8,000 जवान जो छुट्टी पर गए थे वो धीरे धीरे लौटना शुरू हो रहे हैं।
जो बाकी के जवान रोस्टर बिल्कुल जो छुट्टियों से जवान लौट रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने साथ संक्रमण लेकर आ रहे हैं, लेकिन एहतियात यहीं पर बरतना होगा। जो जवान लौट रहा है उसे कम से कम 14 दिन हर हाल में क्वारंटाइन रखा ही जाए रहेगा। विनोद, और इस वक्त रचना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, आनंद के पास जाऊंगा। रचना, दिल्ली क्या कुछ आशा जगाता है देश के लिए? चूंकि दिल्ली में सीरो जो सर्वे हुआ उसमें हर्ड इम्यूनिटी की बात भी सामने आई, ये भी लगभग साफ किया गया कि करीब करीब 4 में से 1 व्यक्ति संक्रमित होकर ठीक भी हो चुका है। रचना जी बिल्कुल, अगर कोरोना के मामलों को हम देखें तो देश में जहां लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वहां पर ज़रूर कोरोना थोड़ा धीमी गति में दिखाई दे रहा है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि जो पहले सीरो सर्वे करवाया गया था और अब दूसरे चरण में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सीरो सर्वे करवाया जाएगा और उसमें 21,000 सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि पहले जो सीरो सर्वे करवाया गया था वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में करवाया गया था और इस बार जो सीरो सर्वे की बात है वो पूरी दिल्ली में कराया जाएगा, क्योंकि मामले ज़रूर यहाँ पर कम हुए, लेकिन एहतियात की बात अभी भी यहाँ कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि दिल्ली की 1/4 जो आबादी है वो संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है यहाँ पर। और अगर हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करें, जैसे कि सत्येंद्र जैन का कहना है कि पिछले वो 2 महीने से कह रहे हैं कि सामुदायिक फैलाव है, लेकिन सामुदायिक फैलाव जो है वो एक डिक्शनरी वर्ड है। अब इस पर केंद्र को तय करना है कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। और अगर हम हार्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हार्ड इम्यूनिटी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि नए केसेस आने बंद नहीं हो जाते, क्योंकि कमी तो ज़रूर आ रही है लेकिन केसेस लगातार फिर भी आ रहे हैं। तो ये कहना यहाँ पर अभी जल्दबाजी होगी कि हार्ड इम्यूनिटी है, लेकिन तमाम तरीके की जो तैयारियाँ थी जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर देखी गई, उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो अब थोड़ी से राहत भरे जरूर दिल्ली के लोगों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे थे अब उन मामलों में थोड़ी सी कमी आई है। रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा हुआ है, डेथ का जो रेशियो है वो कम हुआ है, तो राहत थोड़ी सी ज़रूर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम बिल्कुल ही यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं तो वो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि लापरवाही बरतना अभी किसी के लिए भी मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे में लगातार जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो अपील किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल लोगों को करना होगा, क्योंकि जो मास्क नहीं इस्तेमाल करेंगे उनके लिए फाइन भी लगाया जा रहा है, स्पिटिंग पर भी फाइन लगाया जा रहा है, कहीं भी आप थूक नहीं सकते। तो तमाम एहतियात आपको करनी होगी, क्योंकि अभी कोरोना जिस तरीके से है, लंबे समय तक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो ये सारी चीजें करनी होगी। बिल्कुल रचना, एहतियात बरतना ही होगा। अभी भी हालात ये नहीं कह सकते हैं आपकी पूरी तरह से काबू में है। हालांकि रिकवरी रेट इस वक्त अगर दिल्ली का जिक्र करें तो सबसे बेहतर है पूरे देश भर में, लेकिन इसके बावजूद टॉप 3 में दिल्ली अभी भी बना हुआ है संक्रमण के मामले में। रहिएगा रचना। आनंद निगम हमारे साथ इस वक्त उज्जैन से जुड़े हुए हैं। आनंद, उज्जैन भी एक शहर मध्य प्रदेश में जो लगातार चिंताओं का सबब बना रहा, अब क्या स्थिति है, कैसे प्रशासन निपट रहा है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो पहले 17 पॉजिटिव और उसके बाद कल देर रात की बात की जाए तो एकदम 32 पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। और अगर पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो तकरीबन 150 के आसपास जो है मरीज यहाँ पर संक्रमित मिले हैं। लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर रेशो था, चूंकि पिछले 3 दिन तक 0 पॉजिटिव मरीज आए, 0 मरीज मिले हैं, तो कोई संक्रमित मरीज यहाँ पर थे नहीं। तो इनमें कयास यही लगाया जा रहे थे कि बहुत जल्दी जो है उज्जैन ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। माना यही जा रहा था कि 2 बड़े कारण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो लोग जो है केंद्र की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर उन्हें बार बार प्रशासन ने समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप घर से जब भी निकलें तो केंद्र की गाइडलाइन का आपको पालन करना है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो समाज के दुश्मन बन बैठे हैं और उसके बाद भी जो है केंद्र की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे। दूसरा एक बड़ा कारण यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चूंकि अनलॉक 1 जब हुआ तब कई लोग ऐसे फंसे हुए थे बाहर, लोग जो कई ऐसे शहर थे जहां पर जैसे दिल्ली, मुंबई और कई ऐसे शहर थे जहां पर ज्यादा फैलाव हो रहा था, संक्रमण ज्यादा हो रहे थे, वो लोग अब उज्जैन में आके रह रहे हैं। तो अभी जो अगर पिछले 4 दिन की बात की जाए तो कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए थे और उसके बाद वे संक्रमित मिले। तो 2 बड़े ऐसे कारण सामने साफ तौर पर दिखा दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र की गाइडलाइन जो दी गई है उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्था यहाँ पे जुटा रहा है, लोगों को समझा रहा है,
है। मैं एक बात और आपको ये बता दूं कि 24 तारीख से उज्जैन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको अस्थायी जेल में भेज दिया जाएगा। तो प्रशासन अपनी ओर से सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं और इसीलिए संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ी परेशानी है। आम जनता को भी समझना होगा अब कि भाई गाइडलाइन आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सेहत के लिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं, आपसे आपका परिवार संक्रमित हो सकता है, परिवार से समाज संक्रमित हो सकता है। और ये स्थितियां जहां अभी भी कुछ हद तक बैलेंस हैं, वहां पर भी बढ़ सकती हैं। इंदौर परेशानी झेल चुका है विकास अब, लेकिन बता भी रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें काबू जरूर आ रही हैं। लेकिन लोगों को हर हाल में समझना होगा कि आपके सर पर डंडा हमेशा नहीं चला सकती है सरकार। आपके ऊपर एक एक शख्स के ऊपर पुलिस को तैनात नहीं कर सकती है सरकार। विकास। बिल्कुल प्रशांत, ये जो समझने की योग्य बात है वो आम जनता के लिए ही है। यदि संक्रमण की शून्यता शहर में लानी है तो कहीं ना कहीं उन्हें सतर्क रहना होगा। लगातार शुरुआत से ही जिला प्रशासन के साथ साथ में सरकार जो है वो खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है, उस बात के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर संक्रमण बना हुआ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे संक्रमण पूरी तरीके से खत्म हो गया है, वो ग्रीन जोन में तब्दील हो गया, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन एक और हैरत की बात ये, एक और जो ताज़ा मामला सामने निकल कर आया है उसने और चौंकाया है। चूँकि एक जो महिला है लगभग 50 वर्ष उसकी उम्र है, नॉर्थ तोड़ा इलाके की, वो पहले संक्रमित होने के बाद 30 मई को उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और लगभग 40-45 दिन के बाद उसमें दोबारा कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए। कोरोना की रिपोर्ट जब कराई गई तो वो पॉजिटिव आने के बाद उसका फिर से इलाज शुरू हुआ है। तो ये एक अपने आप में पहला मामला है जहाँ पर कोरोना ने दोबारा से दस्तक दी है एक ही मरीज पर, जबकि कहा यह जाता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला देखने में आया है, ये और चौंकाता है। तो आम जनता जो है उसे कहीं ना कहीं और बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है कि यदि कोई मरीज एक बार पॉजिटिव होने के बाद अगर ठीक भी हो गया है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया, तो भी एहतियात के तौर पे वो तमाम निर्देशों का पालन करे जो सरकार की तरफ से दिए गए या फिर जो डिस्चार्ज होते वक्त अस्पताल से वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती है कि वो सतर्क रहे और सामाजिक दूरी के साथ साथ में जो भी निर्देश दिए गए उनका सख्ती से पालन किया जाए। लगातार जो प्रशासन है वो इस बात की तस्दीक कर ही रहा है कि आखिर किस किस इलाके में संक्रमण फैल रहा है। उस हिसाब से, उस लिहाज से उस इलाके के लिए खास तौर पर पैरामीटर तय किए जा रहे हैं और वहाँ के निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसे जब ये मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं मेडिकल और सब्जी मंडी से फैलता है, तो इस वजह से प्रमुख जो 2 मंडियाँ हैं उन मंडियों पर रोक लगा दी गई रविवार से। तो सोमवार से वो मंडियाँ शुरू होंगी, लेकिन सोमवार से भी जब शुरू होंगी तो एकाएक लोग जब वहां पहुंचेंगे तो उसमें भी रोकना होगा कि आखिर वो लोग ना पहुंचे, वहां पे जो निर्देश दिए गए उनका पालन करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ जब आम जनता जुट जाएगी, आम जनता अपना सतर्कता दिखाएगी, तो फिर इस कोरोना पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आम जनता की, लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है यहाँ पर। और रचना का रुख करते हैं। रचना, इंदौर से विकास जिक्र कर रहे हैं कि एक महिला जिसमें दोबारा कोरोना संक्रमण देखे गए, दोबारा उसका इलाज शुरू हुआ। ये अपने आप में चिंता का सबब भी है। WHO की तरफ से भी कहा गया कि एक सेकंड वेव इसमें जरूर आएगी और वो वेव इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उसके मद्देनजर भी देश की और स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां, चूंकि इसका भी जिक्र करें कि दिल्ली के एम्स में भी इस वक्त शायद ट्रायल शुरू हो गया है वैक्सीन का। रचना जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार कोरोना हो जाने के बाद, जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक बार किसी व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ है और वो ठीक हो गया है, लेकिन बाउंस बैक भी बहुत सारी जगह पर देखे जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। क्योंकि जिस तरीके से अभी विकास ने भी कहा कि जब तक आम जनता अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझेगी कि हमें जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से सख्ती से पालन करना है, तब तक चाहे लाख प्रशासन कितनी कोशिश कर ले, इन सब चीज़ों से निपटा नहीं जा सकता। और दिल्ली की एम्स में कोवैक्सीन की जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गई है, ये राहत की चीज़ है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। और इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मैं सबसे पहले आपको प्रशांत यही कहूँगी, क्योंकि लगातार शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि जो गाइडलाइंस है, रचना वक्त तो जरूर लगेगा, आप कह भी रहे हैं, और हो सकता है कि शायद साल के आखिर में वैक्सीन आ भी जाए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो उस वैक्सीनेशन में भी 1.5 से 2 साल का वक्त पूरे देश भर में लगेगा। बहुत शुक्रिया रचना आपका, विनोद आपका भी धन्यवाद, विकास और आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही।
खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी।